हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड है और इसका कौन सा टॉपिक है, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक क्लास हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड का ही, तो उसको देख लीजिएगा, थ्योरी क्लास। उसके बाद क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। ओके, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या पॉइंट है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ किसे कहते हैं, बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप ग्रोथ का नाम सुने ना, आपके माइंड में होना चाहिए कि ग्रोथ में लंबाई होगा, भार होगा, चौड़ाई होगा। तो ये ग्रोथ का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। ठीक है, चलो अभी पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स भी वृद्धि को कहा जा सकता है। आप एक टर्म यहाँ देख रहे हैं, अभिवृद्धि। वृद्धि का हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभिवृद्धि आ गया। तो अभिवृद्धि कुछ नहीं है, ये वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हिंदी में लिखा हुआ रहेगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपके दिमाग बता ही नहीं पाएगा कि उसका मतलब क्या होता है। लेकिन वही चीज़ इंग्लिश में आप देखेंगे तो तुरंत क्लिक कर जाएगा, तुरंत आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आप लोग जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो क्वेश्चंस को, तो आप बाइलिंगुअल पढ़ेंगे तो आपको इजी होगा सॉल्व करने में। ठीक है, अब आगे क्या है, इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तो वृद्धि या फिर ग्रोथ के अंतर्गत आंतरिक और शारीरिक बाह्य दोनों आते हैं। यानी कि इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो है ना, ये दोनों ही आते हैं। आगे है कि वृद्धि से तात्पर्य ऊंचाई, यहाँ पर भार होगा, और चौड़ाई आदि की वृद्धि। जैसे कि ऊंचाई बढ़ता जाएगा इंसान, और चौड़ाई भी उसकी होगी, भार भी होगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बाह्य, जैसे कि शारीरिक बाह्य हम लोग बात किए ना, बाह्य अंग कौन कौन से होते हैं, मतलब कैसे उनका वृद्धि होता है। तो पैर का बढ़ना, उसे भी हम वृद्धि कहेंगे, बालों का बढ़ना आदि अभिवृद्धि कहलाएगी। वैसे ही इंटरनल ऑर्गन्स में भी ग्रोथ होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये भी क्या होते हैं, ग्रोथ होते हैं। यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ यहाँ पर ग्रोथ होता है, दोनों का होता है ग्रोथ। आगे क्या है, अभिवृद्धि पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर शिक्षण होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है और ये पॉइंट लिखना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। शिक्षण अथवा यानी कि टीचिंग और ट्रेनिंग का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाएगा और खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो क्या वहाँ पर ग्रोथ रुक जाएगा, वृद्धि रुक जाएगी? बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। ग्रोथ पर आपका ग्रोथ होते रहेगा और ग्रोथ पर शिक्षण और प्रशिक्षण का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये जो ग्रोथ है ना, ये गर्भधारण के समय से लेकर के जब भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने से लेकर के जन्म तक जो भी प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, और ये प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है, इसे ही क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अगर पूछेगा कि ग्रोथ जो है ये कब तक, इसका ड्यूरेशन क्या है, तो जन्म से लेकर के, जन्म से पहले से, जब वो भ्रूण बनता है गर्भ में, उस समय से लेकर के ये प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि कहा जाता है। आगे है कि मानव की यह वृद्धि एक निश्चित समय 18 से 20 वर्ष तक ही होती है। तो क्या है, ग्रोथ ये निश्चित होता है ना, लिमिटेड होता है, जो कि 18 से 20 वर्ष तक होती है, ये माना गया है। ग्रोथ अगर नहीं रुकेगा तो आप जो इंसान है, अभी जितना आप आसपास देखते हैं अपने, जितने भी लोग हैं आसपास आप देखते हैं, वो जैसे आप देख रहे हैं वैसे नहीं होते, बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ग्रोथ क्या है, ये निश्चित समय तक ही होती है, 18 से 20 वर्ष तक होती है। ठीक है, आगे क्या है, यह आयु लगभग पूर्ण हो जाती है जिससे परिपक्वता कहते हैं। माना गया है कि ये आयु यहाँ तक आकर के, ये तो सीमित होती है, 18-20 वर्ष तक आकर के आयु लगभग पूर्ण हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मैच्योरिटी कहा जाता है। और मानव शरीर में होने वाली जो वृद्धि है, इसे क्या, यंत्र से नापा या फिर तोला जा सकता है। इट कैन बी मेजरेबल, और जो ग्रोथ होता है इसे हम देख सकते हैं, यानी कि इट इज़ विजिबल। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं अब क्या है, परिभाषा है। कुछ यहाँ पर विद्वान लोग हैं जो परिभाषा दिए हैं। तो पर अकॉर्डिंग टू फ्रैंक ने ग्रोथ को किस तरह से डिफाइन किया है। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। यानी कि अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है, कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे कि लंबाई, भार में वृद्धि होना। इसे ही फ्रैंक ने क्या कहा है, ग्रोथ कहा है। आगे है अकॉर्डिंग टू क्रोगमैन, इन्होंने ग्रोथ को क्या परिभाषित किया है, द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड अकर्स अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल लॉज। यानी कि बालक में जो भी वृद्धि होती है ना, वो जैविक नियम के अनुसार होती है, बायोलॉजिकल लॉज के अकॉर्डिंग में ग्रोथ होता है। किसने कहा है, तो क्रोगमैन ने कहा है। ठीक है, स्टेटमेंट आप याद कर लेंगे। आगे है वृद्धि की प्रकृति, इसका नेचर क्या है ग्रोथ का। वृद्धि में व्यक्ति क्या होता है, बड़ा होता है जिसे हम देख सकते हैं, भारी होता है जिसे हम नाप सकते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। इट कैन बी विजिबल और इट कैन बी मिजरेबल, इसे माप सकते हैं, देख सकते हैं। इससे वृद्धि से व्यक्ति बड़ा होता है, भारी होता है, उसकी ऊंचाई होती है। ओके, आगे है वृद्धि को मात्रा के रूप में मापा जा सकता है, इसे यंत्र में माप सकते हैं। हम लोग अपना अगर वेट चेक करते हैं तो क्या मशीन में नापते हैं, है ना, तो इसे वृद्धि को मापा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, वृद्धि के सामान्य पद्धति होती है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं। कहने का यहाँ पर अर्थ है कि ये जो ग्रोथ का जो पैटर्न है ना, वो सभी व्यक्तियों में सेम होता है। पैटर्न की बात की गई है, पद्धति की बात की गई है। हम अगर इंडिया में हैं, ठीक है, इंडिया में हैं और साउथ अफ्रीका का कोई कंट्री का आदमी होगा तो ग्रोथ सेम पैटर्न में होगा। हमारा हाथ पैर बढ़ेगा तो वहाँ का आदमी का भी हाथ पैर बढ़ेगा, तो यही ग्रोथ है। ठीक है, ये क्या है, पैटर्न सेम होगा सभी व्यक्तियों में। आगे क्लियर होगा। यहाँ पर देखो, वृद्धि की गति जो है ना, एक समान नहीं रहती है, इसमें परिवर्तन आती रहती है। याद रखना, देश दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, बढ़ने की जो पद्धति है, पैटर्न है, वो सेम है, लेकिन उसका जो गति है, वृद्धि की गति, वो समान नहीं रहती है। कोई व्यक्ति ड्वार्फ हो जाता है, बौना हो जाता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो गति को हम समान नहीं कह सकते हैं। ठीक है, गति क्या होती है, समान नहीं रहती है, इसमें परिवर्तन आती रहती है। आगे क्या है, वृद्धि निरंतर नहीं रहती है। अगर वृद्धि निरंतर होती तो हम लोग बढ़ते ही रहते। ठीक है, 5-6 फीट के जो होते हैं नॉर्मल एवरेज, इतना ना हो करके पता नहीं कितने लंबे हो गए होते, तो ये निरंतर नहीं होती है, एक समय आकर के ये रुक जाती है। माना गया है 18 से 20, यानी कि एडोलसेंस पीरियड जो है हमारा ख़त्म होने तक में ग्रोथ वो रुक जाती है। 6 नंबर पॉइंट है, वृद्धि एक विशेष समय तक चलती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। बिल्कुल ये क्लियर हो गया है। और स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा जो वृद्धि है वो तीव्र होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे वृद्धि होगा, वृद्धि पर वंशानुक्रम, हेरिडिटी और वातावरण जो कि इन्वायरमेंट है, दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप अगर अच्छे वातावरण में नहीं रहेंगे तो आपकी वृद्धि भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और वृद्धि क्या है, संकुचित है, इसको नैरो मीनिंग माना गया है। तो क्लियर हो गया, ये वृद्धि को मेज़र कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं, और वृद्धि का प्रकृति भी देख लिए और परिभाषाओं को भी हम लोगों ने देख ही लिया है। आगे बढ़ते हैं, अभी डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, विकास किसे कहते हैं। तो देखो, मानव विकास से अभिप्राय यह है कि उसकी अभिवृद्धि के साथ साथ, अभिवृद्धि को हमने देखा, अभिवृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक और मानसिक व्यवहार में परिवर्तन होने से होता है। अभिवृद्धि तो होगा ही होगा, यानी कि ग्रोथ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उसके फिजिकल मेंटल बिहेवियर में जितने भी चेंजेस होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग डेवलपमेंट में पढ़ते हैं और उसी को डेवलपमेंट कहा जाता है। देखो, एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लेना, ये जो ग्रोथ है ना, ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं डेवलपमेंट भी कब से शुरू होता है, तो जब गर्भ धारण करते हैं तब से ही डेवलपमेंट की भी शुरुआत हो जाती है, और डेवलपमेंट मरने तक, यानी कि जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। ओके, आगे क्या है कि मनुष्य की अभिवृद्धि परिपक्वता होने के बाद रुक जाती है, मैच्योरिटी तक रुक जाती है, हमने पढ़ा है, जबकि उसके शारीरिक व्यवहार में
निरंतर विकास होता रहता है। बिहेवियर में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होता ही रहता है। और इस प्रकार कहा जाता है कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। यानी कि कहा गया है कि ये वोम टू टॉम चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ कमेंट करके बताइएगा, तो और अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग उसकी परिभाषा को देखें, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर डेवलपमेंट की परिभाषा यानी कि विकास की परिभाषा को देखेंगे। फ्रैंक ने क्या कहा है कि विकास से तात्पर्य प्राणी में परिवर्तन होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है। यानी कि उसमें क्या हो रहा था, बस फिजिकल चेंजेस हो रहा था ग्रोथ में, लेकिन यहाँ पर आपका सभी प्रकार का चेंजेस होगा, उसे ही विकास कहा है। डेवलपमेंट रेफर्स द चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म, मनुष्य में इज अ होल यानी कि संपूर्ण परिवर्तन होता है प्राणी में, उसे ही इन्होंने विकास कहा है। आगे है हरलोक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग इन लार्जर, इंस्टीड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज और चेंजेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन विच न्यू। हिंदी में पढ़ते हैं, विकास क्या है, अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होती है। बिल्कुल, हमने उसमें जब विकास को देखे थे शुरू में तभी जान गए थे, बल्कि इसमें परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है, किसमें, डेवलपमेंट में, विकास में, जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं जो है यहाँ पर प्रकट होती ही रहती है। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा ग्रोथ का नेचर को, विकास यहाँ पर डेवलपमेंट के नेचर को देखते हैं। विकास की निश्चित पद्धति होती है और इसमें क्या है, विकास सामान्य से लेकर के विशिष्ट दिशा की ओर होता है। विकास रुकता नहीं है, ये निरंतर चलता ही रहता है, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये चलता रहता है। ठीक है, और विकास का अर्थ अधिक व्यापक होता है, इसका ब्रॉड मीनिंग होता है, क्योंकि ग्रोथ नैरो था, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। और फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि विकास सभी प्रकार के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम लोग देखेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के क्या क्या यहाँ पर सिद्धांत प्रिंसिपल हो सकते हैं, उसको देखेंगे। और बीएड एंट्रांस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप बीएड करेंगे तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, मानव विकास या बाल विकास के निम्नलिखित सिद्धांत हैं, बहुत सारे 9-10 सिद्धांत हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, और एक टॉपिक यहाँ पर आएगा इंडिविजुअल डिफरेंस, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। विकास क्रम का सिद्धांत और एकीकरण एवं पारस्परिक का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत, और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ये चाइल्ड डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं। बीएड एंट्रांस के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, नहीं तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते, इसका भी देखते, वो आप बीएड जब करेंगे तब पढ़ने को आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको चाहिए होगा नोट्स तो कमेंट में बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है इसका, क्योंकि अभी मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ तो मेरे पास है ये सब। ठीक है, आगे है मानव अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मानव के ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि बुद्धि है, पोषण है, अच्छा पोषण आपको नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपका वृद्धि भी सही से नहीं हो पाएगा और आपका विकास भी नहीं हो पाएगा। लिंग भेद भी एक फैक्टर है, शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर आप वातावरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रोग और चोट, परिवार में स्थिति, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड, प्रजाति और संस्कृति। ये क्या है, फैक्टर्स हैं किसके, क्या के फैक्टर हैं, तो मानव अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। ठीक है, बस जान लेना है, एक बार आपको पढ़ लेना है, माइंड में बस रखना कि ये फैक्टर्स हो सकते हैं। आगे है विकास के चरण, यानी कि डेवलपमेंट के
क्या यहाँ पर बोला गया है स्टेजेस कितने हैं? जनरली हम लोग देखते हैं 3 है, हर किसी को पता होगा, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 3 या फिर 4, ठीक है। सबसे पहला जो विकास का चरण है ना, ये शैशवावस्था है, इन्फेंसी स्टेज। ये कब से कब तक चलता है? तो 1 से लेकर के 5 साल तक हम लोग शैशवावस्था मानते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। प्रमुख विशेषताएं हैं किसके? तो इन्फेंसी हुड यानी कि इन्फेंसी स्टेज के शारीरिक विकास में तीव्रता, रेपिडिटी इन फिजिकल ग्रोथ। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद 5 साल तक उसके शरीर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बच्चा जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, ठीक है। रेपिडिटी होती है। और है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, रेपिडिटी इन मेंटल प्रोसेस। उसमें भी जो मानसिक क्रियाएं हैं ये भी बच्चों में तेज़ी से होता है, क्योंकि 5 साल के अंदर में बच्चा वो सब कुछ सीख लेता है जो आगे उसके लिए काम आएगा। भाषा सीख लेता है, सोशलाइजेशन, सारी चीज़ें जो है ना ये इन्फेंसी हुड में ही बच्चा सीखता है, इन्फेंसी स्टेज में ही सीखता है। ओके, आगे है सीखने की तीव्रता होती है, तभी तो बच्चा 5 साल के अंदर में बहुत कुछ सीख लेता है ना, हर किसी को पहचान लेता है, बातचीत करना सीख लेता है। तो ये सारी चीज़ें सबसे रैपिड होती है किसमें? इन्फेंसी में। इमेजिनेशन भी बच्चा करता ही रहता है, दोहराने की प्रवृत्ति जो है ये भी करता है। स्वप्रेम की भावना इस स्टेज में होती है। और नैतिक भावना का अभाव, लेक ऑफ मोरलिटी, ठीक है। इसमें नैतिक भावना जैसे कुछ नहीं होता है इन्फेंसी स्टेज के बच्चों में। और इसमें अनुकरण, इमिटेट करने की भी क्या एफिशिएंसी होती है बच्चों में, दूसरे को देख करके बहुत जल्दी उस चीज़ को इमिटेट करते हैं, यानी कि नकल करते हैं और वो सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे ना, तो उसको माइंड में याद करना और उसके कैरेक्टर्स को लिख देना, ठीक है। अब आता है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज। ये कब से कब तक माना गया है? 5 से 12 साल तक इसको माना गया है। 5 से 12 या फिर 11 साल तक भी माना जाता है, ठीक है। इसमें भी ना इसको बांटा गया है, जो बाल्यावस्था है इसको बांटा गया है कैसे? अर्ली चाइल्डहुड, क्या कहते हैं इसको? पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। तो इसको 5 से 6 वर्ष माना गया है। मिडिल चाइल्डहुड जो है ये 7 से 10 वर्ष माना गया है। और लेटर चाइल्डहुड ये कब से कब तक माना गया है? तो 11 से 12 साल तक माना गया है, ठीक है। इसको इस तरह से बांट दिया गया है। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि बाल्यावस्था जो है ये 5 से लेकर के 11 या फिर 12 साल तक माना गया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको वहाँ पर टिक करना होगा। अब इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं, बाल्यावस्था में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, जैसे इन्फेंसी स्टेज में जिस स्पीड में हम लोग सोचते थे और फिजिकल चेंजेस या फिर जिस स्पीड में हम लोग का ग्रोथ हो रहा था वो यहाँ पर नहीं हो पाता है, उसमें स्थिरता आ जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता होती है, क्यूरियोसिटी आती है इसमें। और वास्तविकता जगत से संबंध ये एस्टेब्लिश करता है। उसके बाद सामाजिक गुणों का विकास यहाँ पर होता है। और यहाँ पर थोड़ा अधिक सामाजिक गुण जो होते हैं, सोशल कैरेक्टर्स, उनका डेवलपमेंट होता है। लेकिन इन्फेंसी में उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उसमें भी होता है, ठीक है। और नैतिक गुणों का विकास इसमें होता है। और इन्फेंसी स्टेज में क्या हो रहा था? वहाँ पर लेक ऑफ मोरलिटी हो रहा था, बच्चे में नैतिक अभाव जो है उसकी कमी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर डेवलप होता है। और निरुद्देश्य भ्रमण, ठीक है, कोई एम नहीं, कुछ लक्ष्य नहीं होता है, बच्चे बस घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आप देखेंगे 5 से 11-12 साल के बच्चों को देखेंगे ऐसे बहुत अधिक घूमते फिरते रहते हैं। उसको आप अगर पूछेंगे ना कि बाबू कहाँ घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, बस वो निरुद्देश्य, उनका कोई लक्ष्य नहीं, वो घूमता ही रहेगा, ठीक है। भ्रमण करने की जो प्रवृत्ति होती है इसमें ज़्यादा होती है। और सामूहिक खेलों में रुचि होती है इसमें, और रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। इस स्टेज के बच्चों को पूछेगा कि आगे क्या बनेगा, कोई डॉक्टर बोलेगा, फिर कुछ समय बाद फिर वो इंजीनियर बनूंगा, ये ऐसे, मतलब उनके जो भी इंटरेस्टेड होते हैं जिसमें, वो उसमें चेंजेस होते रहता है। ओके, आप याद करना जो भी आपके रिलेटिव होंगे इस स्टेज के। आगे आता है किशोरावस्था, इम्पॉर्टेंट स्टेज है ये कब से कब तक चलता है? तो 12 से लेकर के 18-19 तक ये
चलता है, हम लोग मानते हैं एडोलसेंस स्टेज, ठीक है। इसको भी उसी तरह से बांटा है। अर्ली एडोलसेंस पीरियड कब से कब माना गया है, तो 13 से 14 वर्ष माना गया है। मिडिल एडोलसेंस कब से, तो 15 से 17, और लेटर एडोलसेंस 18 से 19 ईयर्स माना गया है। अब इसके विशेषताओं को देखते हैं, कैरेक्टर्स को देखते हैं। स्टेनले हॉल जो है ना, तो यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर युवावस्था होगा। ये जब मैं PDF दूंगी तो इसको एडिट करके मैं दे दूंगी, ठीक है। युवावस्था एक नया जन्म है, किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। तो ये किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान व विरोध की अवस्था है। इसमें बच्चे में क्या होता है, बहुत अधिक शारीरिक परिवर्तन उसमें होता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए ये इस चीज़ को फेस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था है ना, बहुत ही संघर्ष, तूफान, वह नहीं होगा, वह विरोधी की अवस्था है, इन्होंने कहा है, ठीक है। परिवर्तनों की अवस्था, पीरियड ऑफ चेंजेस भी इस काल को माना जाता है, किशोरावस्था को, या फिर युवावस्था, किशोरावस्था वही है। समूह को महत्व इस स्टेज में सबसे अधिक देते हैं। कोई बच्चे होंगे किशोरावस्था के, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर अपने घर वालों के ऊपर भी विश्वास ना करके वो अपने समूह यानी कि अपने दोस्तों की बातों को सबसे अधिक मानते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस टू ग्रुप, उस ग्रुप को सबसे ज़्यादा ये लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता, चेंजेस इन इंटरेस्ट एंड स्टेबिलिटी। वहाँ पे क्या हो रहा था चाइल्डहुड में, जो इंटरेस्ट जिसमें भी था, रुचि जिसमें भी बच्चे थे, उसमें परिवर्तन होते जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वो स्टेबिलिटी आ जाती है बच्चों में, जितनी भी उनकी रुचियाँ होती हैं उसमें स्थिरता आती है। आगे है स्वतंत्र व विद्रोह की भावना, फ्रीडम एंड रिवोल्ट फीलिंग। इसमें क्या होती है कि जैसे कि कोई बच्चा है, वो एडोलसेंस पीरियड का है, घर के लोग मना करेंगे कोई भी काम को करने के लिए, लेकिन उसे लगेगा कि मुझे रोका जा रहा है, मुझे कोई आज़ादी नहीं दी जा रही है, तो इसके लिए वो क्या, विद्रोह की भावना उसमें उत्पन्न होती है। तो ये कौन से काल में, कौन से स्टेज में होता है, तो ये एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में ही ये सारी चीज़ें होती है। और जैसे किशोरावस्था ख़त्म होता है ना, तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि क्या सही क्या गलत है। ये हमारे साथ भी हुआ है, तो अपने आप को भी सोच सकते हैं, आप उस दिन को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे है अपराध प्रवृत्ति का विकास। यही एक ऐसा स्टेज है ना, जो अच्छा इंसान बनना चाहता है वो बन जाता है, और जिसको बिगड़ना रहता है वो बिगड़ जाता है। वो कौन सी स्टेज में ये सारी चीज़ें होती है, तो ये किशोरावस्था में ही ये सारी चीज़ें होती है। बिलीव इन गॉड इन रिलीजन, ईश्वर व धर्म में विश्वास होता है। जीवन दर्शन का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ फिलोसफी, ठीक है। ये सब ना बहुत अधिक डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, BEd जब आप करेंगे, एडमिशन ले लेंगे तब। तो अभी जितना जानना चाहिए उतना मैं आपको बता रही हूँ। आगे है प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार, जितना स्टार लगाना है आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है। वो BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर BEd जब आप कर रहे हैं सेमेस्टर या फिर ईयरली एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जब भी कॉग्निटिव की बात आए ना, तो आप लोग माइंड से इसको रिलेट कर लेना, ठीक है। दिमाग, माइंड से इसको रिलेट करना है, कॉग्निटिव की जब भी बात आए, बौद्धिक, ठीक है। और क्या है, अच्छा आगे है, पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटा है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो जीन पियाजे था, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कितने अवस्थाओं में, कितने स्टेजेस में बांटा है। तो सबसे पहले आपका आंसर होना है 4 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है। कौन कौन से वो 4 अवस्थाएं हैं, तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, हिंदी में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इंग्लिश में देखो सेंसरी मोटर ऑर्गन। ये कितने से कितने साल तक माना है, तो 0 से लेकर के 2 साल तक इन्होंने माना है, ठीक है। इसको किस तरह से याद करना, अच्छा ठीक है आगे बताऊंगी। सेकंड पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
प्री ऑपरेशनल स्टेज में यहाँ पर यही आपको बोलूँगी कि इंग्लिश वाला टर्म ही आप याद कर लो, वो इजी रहेगा हिंदी से। ये 2 से 7 साल तक माना है। आगे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 साल से ऊपर तक इन्होंने माना है। तो इस तरह से किसको बांटा है इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास के 4 मुख्य चरण इन्होंने दिए हैं। याद रखना एसपी क्या है, SPCF होगा, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। अब देखो बालक के विकास में घर का क्या क्या योगदान हो सकता है। घर का योगदान आप लोग पढ़ लेना, समाज का, विद्यालय का, ये सारे जो भी योगदान है ये आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहला पॉइंट है, परिवार बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है। जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम से कुछ ना कुछ बच्चा सीखता ही रहता है। तो वो कहाँ पर सीखता है, अपने परिवार में, अपने घर में सीखता है। तो बालक का पहला स्कूल, विद्यालय, पाठशाला वो कौन सा है, अपना परिवार, अपना प्यारा घर है, ठीक है। आगे है, यह बालक में निहित योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करता है। पैदा होते ही तो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, जितना भी डेवलपमेंट होगा उससे पहले वो घर में ही होगा। तो उसके अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं, उसका डेवलपमेंट जो है घर से ही होता है। और परिवार में प्रत्येक सदस्य बालक के विकास में योगदान देता है। उसमें हर किसी का योगदान होता है, पापा मम्मी का तो होता ही है, मम्मी का सबसे ज़्यादा होता है, दादा दादी, भाई बहन, फूफा फूफी, चाचा चाची, सबका इसमें योगदान होता है बालक के विकास में, ठीक है। आगे है, मोंटेसरी ने क्या कहा है कि बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा स्थिति को महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उन्होंने विद्यालय को बचपन का घर भी कहा है। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है, 3-4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से आपको आंसर करना है किसने कहा है, मोंटेसरी ने कहा है। आगे है, रेमंड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, घर वह स्थान है जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी समान विशेषताएं सहानुभूति होती है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जानने के लिए लिखा हुआ है। आगे है कि घर बालक का प्रथम पाठशाला है, ये किसने कहा है, तो मोंटेसरी ने कहा है, ये भी याद कर लो यहीं पर। और वह घर में सभी गुण सीखता है जिसकी पाठशाला में आवश्यकता होती है, ठीक। कुछ सभी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ वो सीख करके ही जाता है। और सामाजिक व्यवहार अनुकरण करता है किससे, घर से ही। और यहाँ पर क्या होगा, उत्तम होगा। ये ना मैं कॉपी यानी कि पहले फ़ोटो खींची, फिर गूगल लेंस से कॉपी करके यहाँ पर लिखी हूँ ना, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन पीडीएफ आपको सही मिल जाएगा, ठीक है। उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योगदान करता है। और वो हैंड रिटन था ना, इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो ये घर क्या करता है, उत्तम आदत और चरित्र का विकास करता है। प्रेम की शिक्षा भी हमें घर से ही मिलती है। और बालक को समझने और व्यवहार करने की शिक्षा देता है। रुचि अभिरुचि प्रवृत्तियों का विकास भी कहाँ से होता है, तो ये घर से ही होता है। नेक्स्ट है, बालक के विकास में विद्यालय का योगदान। इसी तरह समाज का योगदान भी आप खुद से सर्च करके पढ़ लेंगे। बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। कौन बनाता है, तो ये विद्यालय ही बनाता है। किस तरह से प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है, कहाँ हमें सिखाया जाता है, तो विद्यालय में सिखाया जाता है। और विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करता है। वो घर से तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, साथ ही अपना जो समाज है उससे भी जोड़ने का काम करता है। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित या फिर स्थानांतरित करता है। ये कौन करता है, स्कूल करता है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें शिक्षा मिलती है। शिक्षा को कल हमने पढ़ा है बहुत ही डीपली, तो आपको पता लग गया होगा कि शिक्षा ही क्या करती है, हमारे जितनी भी सामाजिक सांस्कृतिक हैं विरासत है उसका क्या संरक्षण करती है, प्रिजर्वेशन करती है, और अगली पीढ़ी में उसे क्या करती है, हस्तांतरित करती है। तो ये कहाँ से होता है, स्कूल से ही होता है ना। आगे है, विद्यालय बालकों का मानसिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है तथा स्वस्थ रहने के लिए ये प्रशिक्षण देते हैं।
तो ये स्कूल में होता है। और वैज्ञानिकों ने बालक के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने की सहायता दी है, इसीलिए विद्यालय सूचना के बजाय बालकों को अनुभव प्रदान करते हैं। बस हम कोई सूचना दे देंगे तो बच्चे बहुत कुछ नहीं सीख जाएंगे जब तक वो अनुभव नहीं करेंगे खुद से। सेल्फ रियलाइजेशन जब तक नहीं करेंगे बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो इतना ही था। और MCQ जब क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस भी पढ़ना है, सोशलाइजेशन भी पढ़ना है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज इतना ही था इस क्लास में। और ये जो क्लास है ना, डेली 8 बजे या फिर 8:30 बजे मैं टाइम फिक्स कर लूँगी और आपको बता दूँगी। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास डेली 8:30 बजे, 8:30 नहीं 8 बजे ही रखते हैं, 8 बजे अपलोड होगी, ठीक है। और हिंदी की क्लास मॉर्निंग में 10 या फिर 10:30 बजे मैं अपलोड कर दूँगी। MCQ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।